कनाडा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोरंटो। लेट 80s और अर्ली 90s में यही एयरपोर्ट एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी का हिस्सा बना। इस एयरपोर्ट के पास कनाडा का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल था। हर दिन यहां दुनिया भर से मिलियंस ऑफ गुड्स पहुंचती थीं। शिपमेंट का फ्लो बिल्कुल नॉन स्टॉप था, एक विशाल सुविधा जहां दुनिया का हर तरह का सामान स्टोर होता था। कैमरे, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर्स, जो सोचो वो मिलता था। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा किसी बहुत बड़े टॉय स्टोर में घुस जाए। और अगर कोई ये सोचता कि यहां से कुछ चुराना मुमकिन है तो उसे लगता था कि बाहर निकलते ही वो सीधा पकड़ा जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी थी ही इतनी सख्त। 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स इस पूरी सुविधा की सुरक्षा करते थे। लेकिन लेट 80s और अर्ली 90s के दौरान एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस किया कि हाई एंड प्रोडक्ट्स की पूरी स्किड्स गायब हो रही थीं। कैमरे, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर्स, उस समय की कीमती चीजें, कुछ तो $500,000 तक की वैल्यू की थीं। पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई ताकि ये पता चले कि आखिर चोर इतने भारी सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे बाईपास कर रहे हैं और कैसे सालों तक इतनी बड़ी चोरी बिना पकड़े कर रहे थे। परिमीटर पूरी तरह सुरक्षित था। चारों तरफ वीडियो कैमरे लगे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स हर टैग चेक करते थे और बिना वैलिडेशन कोई अंदर जा ही नहीं सकता था। इसके बावजूद कार्गो सालों तक गायब होता रहा और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। हर इन्वेस्टिगेशन बेमतलब लग रहा था और चोर हमेशा एक कदम आगे थे। पुलिस ने इस क्राइम को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में सारी कोशिशें बिल्कुल बेअसर साबित हुईं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि समझ ही नहीं आता था कहां से शुरू करें। सबसे बड़ी वजह थी एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चोरी का बहुत देर से पता चलना। जैसा कि मैंने पहले कहा, फैसिलिटी इतनी बड़ी और विशाल थी कि कौन सा सामान गायब है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। हर दिन हजारों शिपमेंट्स अंदर आती थीं और बाहर जाती थीं। इतने बड़े सिस्टम में चोरी हुए सामान को ट्रेस करना जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। ऊपर से हम 90 के दशक की बात कर रहे हैं। यहां कोई इन्वेंट्री स्टोरेज सिस्टम नहीं था। सब कुछ मैन्युअल, कागजों में और गड़बड़ियों से भरा हुआ। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पुलिस को भी बहुत देर से सूचना मिलती थी। कई बार तो पुलिस को चोरी के 1 हफ्ते बाद कॉल जाता था। इतनी देर में सारे सबूत गायब हो चुके होते थे। ना फिंगरप्रिंट्स, ना फुटेज, ना कोई लीड। पुलिस को समझ नहीं आता था कि स्टार्ट कहां से करें। वेयरहाउस के कर्मचारी भी कुछ ज्यादा मददगार नहीं थे। उनके जवाब बहुत संभालकर और सोच समझकर दिए हुए लगते थे। ये सारे वर्कर्स एक तरह से परिवार या कह लो एक गैंग जैसे थे। सालों से साथ काम करने की वजह से एक दूसरे की आदतें, मूवमेंट सब जानते थे। इसलिए अगर पुलिस ये सोचती कि वो इन वर्कर्स में घुसकर किसी तरह इंफॉर्मेशन निकाल लेगी तो वो भी लगभग नामुमकिन था। चोरियां सालों तक जारी रहीं और पुलिस खुद को लाचार और बेबस महसूस कर रही थी। आखिरकार पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह काम किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग का है जो एयरपोर्ट के अंदर ही ऑपरेट कर रहा था। ऐसी चोरी करने के लिए इंसान को कार्गो ऑपरेशंस का हर छोटा बड़ा इन आउट पता होना चाहिए। उन्हें पता था किस समय कौन सी स्किड कहां रखी जाती है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड किस शिफ्ट में होता है, कौन सा सुपरवाइजर कितना लापरवाह है और कौन सा ट्रक ड्राइवर किस रास्ते से निकलता है। ये सारी बातें साबित करती थीं कि यह चोरी किसी बाहर वाले का काम नहीं, बल्कि अंदर के ही लोग शामिल थे। पुलिस को यह यकीन हो गया था कि एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक बड़े ग्रुप के लोग ही कार्गो चोरी कर रहे थे, लेकिन पुलिस गलत थी। और आखिर में यह सामने आया कि सारी चोरी सिर्फ एक ही इंसान कर रहा था, जो न तो कोई डायरेक्टर था और न ही सुपरवाइजर, ताकि उसे एयरपोर्ट के इन एंड आउट्स का पूरा ज्ञान हो या ऑपरेशंस की गहरी जानकारी हो। यह सारी चोरी एक साधारण से ट्रक ड्राइवर का काम था, जिसने सिक्योरिटी को बायपास करने का तरीका निकाल लिया था और $7 मिलियन से भी ज्यादा का कार्गो चुराकर दुनिया भर में बेच दिया। उसने ये सब कैसे किया? मुझे पता है तुम भी यही सोच रहे हो। चिंता मत करो, इसका जवाब भी मेरे पास है। लेकिन पहले यह जान लो कि यह आदमी कौन था। इस ट्रक ड्राइवर का नाम था हो लमोंग। वो एक वियतनामी इमिग्रेंट था जो लेट 80 के दशक में सिर्फ $50 लेकर कनाडा टोरंटो आया था। हमारा ये गाइड अमीर बनने की चाह में इतना ड्रिवन था कि वो किसी भी कीमत पर अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार था।
उसने सबसे पहले एशियन कम्युनिटी में खुद को शामिल किया। वो लोगों से बहुत प्यार से पेश आता था, जिससे उसे जल्दी दोस्त बनाने में आसानी होती थी। जब भी वो लोगों से मिलता तो मुस्कुराता रहता, जिससे दूसरों पर उसकी अच्छी छाप पड़ती और इसी वजह से उसकी पॉजिटिव रेप्यूटेशन बनी, जिसके चलते उसे स्माइली का निकनेम मिला। थोड़े समय बाद मिस्टर स्माइली की मुलाकात एक वियतनामी इमिग्रेंट महिला टेरेसा से हुई। दोनों के बीच तुरंत ही बेहतरीन केमिस्ट्री बनी। दोनों एक दूसरे से बहुत मेल खाते थे, जिससे उनका रिश्ता तेजी से मजबूत हुआ और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद मिस्टर स्माइली टेरेसा के अपार्टमेंट में रहने लगा और उसके टीनेज सौतेले बेटे बेनी के साथ रहने लगा। टेरेसा एक शिपिंग कंपनी में काम करती थी, जहां उसने अपने पति के लिए ट्रक ड्राइवर की नौकरी का इंतजाम किया। मिस्टर स्माइली का काम था पिकअप गुड्स को पियर्सन एयरपोर्ट से उठाकर शहर भर के बिजनेस तक पहुंचाना, लेकिन इस जॉब से उसे सिर्फ $1600 प्रति महीने की सैलरी मिलती थी, जो उसके अमीर बनने के सपने के लिए बहुत कम थी। मिस्टर स्माइली खुद ही गुड्स डिलीवर करता था, जिसका मतलब यह था कि वह शिपिंग एड्रेस पर पहुंचता, ट्रक से उतरता, सामान लेता और स्टोर के अंदर जाता, जिससे उसे उन सामानों की कीमत का अच्छा अंदाजा हो जाता था जो वह डिलीवर करता था। चूंकि वह जिन आइटम्स को ले जाता था वे बहुत कीमती होते थे, उसे मालूम था कि अगर वह उनमें से कुछ ही चुराकर बेच दे तो वह यकीनन अमीर बन जाएगा। लेकिन चूंकि उसका काम ही कार्गो डिलीवर करना था, वह उससे चोरी नहीं कर सकता था। तब उसे एहसास हुआ कि सीधे वेयरहाउस के अंदर घुसना चोरी करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन उसके पास वेयरहाउस के अंदर जाने वाला पास नहीं था, जिसका मतलब यह था कि एयरपोर्ट पहुंचने पर उसे सिक्योरिटी गार्ड्स को अपना आईडी कार्ड और पास दिखाना पड़ता था। उसे वेयरहाउस के अंदर रहते हुए यह कार्ड अपनी गर्दन पर पहनकर रखना अनिवार्य था। उसके पास पर बहुत सख्त पाबंदियां थीं। वह सिर्फ वेयरहाउस के एक छोटे से हिस्से में ही खड़ा रह सकता था और वहीं इंतजार करता था कि वर्कर्स उसे सामान लाकर दें, जिसे वह फिर अपने ट्रक में लोड करता था। इसीलिए मिस्टर स्माइली को वर्कर्स के करीब जाना पड़ा। वैसे भी वह पहले दिन से ही हमेशा मुस्कुराकर बात करता था, इसीलिए उसका उनसे रिश्ता पहले से ही अच्छा था। उसे बस इसे थोड़ा और मजबूत बनाना था और उसने पाया कि इसका सबसे अच्छा तरीका था उन्हें डिनर पर बुलाना, उन्हें गिफ्ट देना और इसी तरह की बातें करना। मिस्टर स्माइली वर्कर्स के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता रहा, एक तरह का नेटवर्किंग बनाता रहा ताकि वह अपना लक्ष्य हासिल कर सके। और जिन चीजों पर उसने सबसे ज्यादा ध्यान दिया उनमें से एक था, मिस्टर स्माइली उन वर्कर्स को पहचानने लगा जिन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिन पर लोन थे या जिनके ऊपर बिल्स का बोझ था। उसे पूरा विश्वास था कि इस तरह के लोग उसके लिए सबसे आसान टारगेट होंगे। एक दिन जब एक वर्कर मिस्टर स्माइली के ट्रक में सामान लोड कर रहा था, स्माइली उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या वह बिना किसी को बताए एक एक्स्ट्रा स्किड ट्रक में डाल सकता है, बदले में $2000 मिलेंगे। वर्कर हैरान रह गया, उसके लिए यह रकम बहुत बड़ी थी और उसने तुरंत ये डील मान ली, क्योंकि उसे पता था कि मिसिंग कार्गो का पता बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और उसे ट्रैक भी नहीं किया जा सकेगा। मिस्टर स्माइली घर आया और वर्कर से मिले कार्गो को खोला तो पाया कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा था, जिसकी कीमत लगभग $1,00,000 थी। यहां हम बात कर रहे हैं एक बड़े इन्वेस्टमेंट की, $2000 देकर $1,00,000 कमाने की। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके पास खरीदार नहीं थे, इसलिए उसने कंप्यूटर स्टोर ओनर्स के साथ कनेक्शन बनाना शुरू किया और उन्हें मार्केट से कम कीमतों पर सामान बेचना शुरू किया। एक और बार मिस्टर स्माइली ने फिर एक वर्कर को पैसे दिए ताकि वह उसे एक और एक्स्ट्रा स्किड लोड कर दे। इस बार कार्गो क्लोज टाइप का था, जिसकी कीमत इलेक्ट्रॉनिक्स से कम थी, लेकिन फिर भी मुनाफा अच्छा था। उसने ये सामान अपने जान पहचान वालों को कम दाम पर बेच दिया, जैसे वह हमेशा करता था। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ता गया, वर्कर्स जिन्हें वह रिश्वत देता था और स्टोर ओनर्स जिनको वह चोरी का माल बेचता था, और इसी तरह उसका एम्पायर बनना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी उसकी एक बड़ी समस्या थी, चोरी किया गया कार्गो रैंडम होता था, उसे पता ही नहीं होता था अंदर क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े या कुछ और। हर बार नया सामान आता था और हर बार नए खरीदार ढूंढने पड़ते थे, जिससे उसकी रिटेलिंग प्रक्रिया मुश्किल हो जाती थी।
इस समस्या को हल करने के लिए उसने अपनी बीवी के साथ काम करना शुरू किया, जो पहले से ही उसकी साथी थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, जैसा कि पहले बताया, और उसकी पत्नी टेरेसा को इनकमिंग कार्गो की डिटेल जानकारी मिल सकती थी। वह उसे बताती थी कि कार्गो किस फ्लाइट से आया है, उसकी कीमत कितनी है और वेयरहाउस के किस सेक्शन में रखा जाएगा। टेरेसा की जानकारी का इस्तेमाल करके मिस्टर स्माइली यह पता लगाता कि कौन सा कार्गो किस वेयरहाउस में जाएगा और वहां कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें वह रिश्वत दे सकता है। इस तरह उसकी चोरियां ज्यादा संगठित हो गईं और चोरी का माल बेचना आसान हो गया। कई बार तो माल चोरी होने से पहले ही बेच दिया जाता था। अपने मुनाफे को बढ़ाने और अपना एम्पायर फैलाने के लिए मिस्टर स्माइली ने महंगे कार्गो को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जितना अधिक कार्गो वह चुराता गया, उतनी ही बड़ी दिक्कतें सामने आने लगीं, क्योंकि चोरी किया गया माल बहुत अधिक था और उसकी डिलीवरी प्रक्रिया मुश्किल हो रही थी। इसलिए उसने अपने सौतेले बेटे बेनी को भी इस काम में शामिल कर लिया। मिस्टर स्माइली उसे अपने बेटे की तरह मानता था और बेनी भी उसे बहुत सम्मान देता था। बेनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सेसरीज की डिस्ट्रीब्यूशन संभाल ली और खुद को एक बेहतरीन सेल्समैन साबित किया, अपने सौतेले पिता से भी बेहतर। उसने कंप्यूटर स्टोर ओनर्स के साथ अपने खुद के कनेक्शन बनाए, उनका भरोसा जीता और जोयांग नाम के अपने एलियस वाले इनवॉइस और बिजनेस कार्ड देकर खुद को एक लेजिट शिपिंग कंपनी का कर्मचारी दिखाता था। जो कंपनी अस्तित्व में ही नहीं थी, इसलिए ज्यादातर स्टोर ओनर्स को पूरा यकीन था कि वे एक भरोसेमंद सोर्स से लीगल सामान खरीद रहे हैं। बेनी की क्षमता के बावजूद कि वह चोरी का माल सामान्य रूप से बिना किसी परेशानी के और कम समय में बेच देता था, फिर भी स्माइली परिवार को लगातार चोरी की वजह से स्टोरेज की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सामान इकट्ठा होता जा रहा था। मिस्टर स्माइली को एक सुरक्षित जगह चाहिए थी जहां वह अपना माल रख सके, और पब्लिक स्टोरेज किराए पर लेना जोखिम भरा था। इसीलिए उसने 2 घर खरीदे जो एक दूसरे के बगल में थे। वह एक में रहता था और दूसरे को स्टोरेज फैसिलिटी की तरह इस्तेमाल करता था। हर दिन स्माइलीज कार्गो लाते और अपने घर में स्टोर करते। पड़ोसी अक्सर उन्हें कार्गो के साथ आते जाते देखते थे, जो उन्हें काफी अजीब और असामान्य लगता था, और इससे उनकी जिज्ञासा बढ़ती थी कि आखिर चल क्या रहा है। मिस्टर स्माइली की प्यारी और विनम्र पर्सनैलिटी उसकी असली करेंसी थी। वह बहुत अच्छा इंसान था, अपने पड़ोसियों से हमेशा प्यार से बात करता, उनका सम्मान करता और वे भी उसका सम्मान करते। वह अक्सर उन्हें गिफ्ट भी देता रहता था और लोगों के साथ उसका ये बर्ताव उसे हर शख्स से दूर रखता था। अगर कोई उससे पूछता कि उसके घर में इतने सामान क्यों हैं, तो वह बस इतना कह देता कि वह शिपिंग इंडस्ट्री में काम करता है और कभी-कभी अपना घर वेयरहाउस की तरह इस्तेमाल करता है। उसका एम्पायर धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसके साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स भी। उसके पास सप्लाई ज्यादा थी और खरीदार कम, इसीलिए उसके घर में हर चीज अतिरिक्त मात्रा में पड़ी रहती थी। सौभाग्य से 90 के आखिरी समय में इंटरनेट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और कुछ वेबसाइट सामने आईं, जिनमें ईबे भी था, एक ऐसी वेबसाइट जहां दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी खरीदा बेचा जा सकता था और जहां रजिस्टर करने के लिए असली पहचान, वैध बैंक अकाउंट या पता तक की जरूरत नहीं थी। बस ये मायने रखता था कि ग्राहक को वही चीज मिले जिसका उसे वादा किया गया है। मिस्टर स्माइली ने इस वेबसाइट का पूरा फायदा उठाया और अपना चोरी का माल बेचने लगा, और उसकी कम कीमतों की वजह से सेल्स तेजी से बढ़ी, न सिर्फ कनाडा से बल्कि पूरे विश्व से। स्माइलीज अपने घर से ही पैकेजिंग और शिपिंग करने लगे, जिससे बेचने की प्रक्रिया और तेज, आसान और मुनाफेदार हो गई। ईबे की वजह से स्माइलीज ने 19,000 से ज्यादा सेल्स की, जिससे उनकी दौलत और एम्पायर लगातार 13 सालों तक बढ़ता और सक्रिय रहता रहा। यह अविश्वसनीय है ना? चोरी 1 दशक से ज्यादा चली और पुलिस या एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता भी नहीं चला। मिस्टर स्माइली कार्गो वर्कर्स को अपनी ऑन ऑपरेशंस की चाबी मानता था, इसलिए वह उन्हें खुश रखने पर जोर देता, गिफ्ट देकर, उनके बिल भरकर, उनकी मदद करके या उन्हें रिश्वत देकर। इस तरह वह यकीन दिलाता था कि वर्कर्स उसके प्रति वफादार रहे और उसकी चोरी की मशीन 13 सालों तक चलती रहे। पुलिस की जांच इस केस में फंसी रही और अपनी कोशिशें बढ़ाने और अंडरकवर जाने के बाद भी पुलिस यह पता नहीं कर पाई कि चोरी के पीछे कौन है।
इस दौरान वे बस देखते रहते कि कार्गो ट्रकों में लोड हो रहा है। उन्हें नहीं मालूम था कि यह चोरी है या सामान्य बिजनेस। इतने सारे कर्मचारी होने की वजह से संदिग्धों की सूची छोटी करना असंभव था और मिस्टर स्माइली हमेशा रडार के नीचे रहा। आखिरकार नवंबर 2001 में पुलिस को पहली लीड मिली जब एक कंप्यूटर स्टोर ओनर ने बताया कि उसकी दुकान में चोरी हुई है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और जांच के दौरान उन्हें पता चला कि चोरी हुए हार्ड ड्राइव्स के सीरियल नंबर एयरपोर्ट की चोरी से मैच कर रहे थे। पहली बार पुलिस चोरी का सामान ट्रेस कर पाई। उन्होंने स्टोर ओनर से पूछा कि उसने हार्ड ड्राइव्स कहां से खरीदे और उसने बताया कि ये एक शिपिंग कंपनी से खरीदे गए थे जिसके प्रतिनिधि का नाम जो था, और उसने उन्हें एक फोन नंबर दिया। नंबर चेक करने पर पुलिस को पता चला कि वह नंबर बेनी का था और उसे तुरंत निगरानी में रखा गया। सर्विलांस बेहद कारगर साबित हुआ। पुलिस ने देखा कि बेनी उनके घर से सामान इकट्ठा करता है। गैरेज खोलने पर सामान का पहाड़ दिखता है। पुलिस को समझ आ गया कि वे उसी चोर तक पहुंच गए हैं जिसकी तलाश उन्हें सालों से थी, और फिर उन्हें पता चला कि घर का मालिक मिस्टर स्माइली है। पुलिस ने काफी सबूत इकट्ठा करने तक गिरफ्तारी नहीं की। वे जानना चाहते थे कि इतनी बड़ी मात्रा में इतने सालों तक चोरी कैसे होती रही। एक टीम पूरी तरह इस काम में लगाई गई और उन्होंने मिस्टी स्माइली पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखी। इससे उन्हें पूरी जानकारी मिली कि चोरी कैसे होती है, कैसे वह कंपनी से ट्रक उठाता है, एयरपोर्ट जाता है, असली माल डिलीवर करता है और चोरी का सामान अपने घर ले जाता है। इतने सबूतों के बाद पुलिस कार्रवाई को तैयार हुई। 13 दिसंबर 2001 को उन्होंने स्माइली के घर पर धावा बोला और पूरी फैमिली, मिस्टर स्माइली, उसकी पत्नी टेरेसा और उसका सौतेला बेटा बेनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस घर में सामान की मात्रा देखकर दंग रह गई। घर सचमुच एक वेयर हाउस था। इसके अलावा हर कोने में कैश पड़ा था, बिस्तर के नीचे, सोफे पर, बेनी के कमरे में, सीढ़ियों पर, हर जगह। कुल मिलाकर $1.2 मिलियन कैश मिला। स्माइली, टेरेसा और बेनी को चोरी का माल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे से पहले स्माइली ने एक सौदा किया। वह तब गुनाह कबूल करेगा अगर टेरेसा और बेनी को छोड़ दिया जाए। अपनी गवाही में उसने पूरी चोरी की जिम्मेदारी ली और $6 मिलियन कैश और प्रॉपर्टी वापस कर दी। पुलिस ने सौदा मंजूर किया और मिस्टर स्माइली को कम सजा मिली। उसने सिर्फ 2 साल जेल में बिताए।